आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट 2026 को फोकस करते हुए हम लोग सॉल्वर पेपर को हल करते हैं। याद रखिएगा, सॉल्वर पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 35 से 40% क्वेश्चन सीधे आप कब्जा कर सकते हैं। आपको प्रश्न पूछने का तरीका, बार बार प्रश्न सॉल्वर से पेपर रिपीट होते हैं, ऑप्शन से प्रश्न से ऑप्शन बना के, इसलिए सॉल्वर को ध्यान से देखिएगा। ये सॉल्वर पेपर थोड़ा दूसरे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले सॉल्वर पेपर को वन लाइनर के रूप में आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद उसका जो है एमसीक्यू हल कराऊंगा ताकि आपको ये पूरा जो है इसी बहाने याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 2014 का सॉल्वर पेपर। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14 का सॉल्वर पेपर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, बाल विकास और शिक्षा साथ सीडीपी, ठीक है, ये कब का है, 2014 का है, यूपी टेट का है, वन लाइनर के रूप में। उसके बाद एमसीक्यू के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर के रूप में। वंशानुक्रम व्यक्ति की यह माता पिता से संतान में गुण का संचरण होता है। ठीक है, समानता, वैषम्य, विरोध, समीपता को सहचर के प्रमुख नियम माना जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म कहा जाता है। बहुत ढेर सारे अधिगम अक्षमता अपनी थियरी क्लास में मैं आपको बताया हूं, जैसे अपने आप से ज्यादा प्रेम करना नार्सिज्म, पठन पाठन में समस्या डिसलेक्सिया, लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, मौखिक न बोलने की दिक्कत अफेजिया, अगर आपसे पूछा जाए गणित ठीक से कैलकुलेशन न लगा पाना डिस्कैल्कुलिया, चोरी करने की आदत क्लेप्टोमानिया, किसी के कार्य के बच्चे के कार्य को देख के उसकी भविष्य की भविष्यवाणी करना क्लेप्टोमानिया, ऐसे तमाम चीजों को मैं बताऊंगा। कुछ भी छोड़ूंगा ना यूपी टेट 2026 के लिए। जितने एडमिशन उतने सिलेक्शन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने इस ध्येय या वाक्य को पूरा करूं। जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना वातावरण का मुख्य कार्य है। पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवती प्रमाण का मान कहा जाता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं और ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत शुरू से अंत तक जो है अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। निगमनात्मक पद्धति में तर्क की प्रक्रिया सामान्य से विशेष की ओर चलती है। सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन के रूप में प्रकट होती है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चे को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रति प्रतिपादक थांडाइक है। सीखने के पठार को दूर करने के लिए सीखने वाले को प्रेरित करना चाहिए और अच्छी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने का पठार आप क्या किसे कहते हैं आप जानते होंगे। इसको ऐसे समझिए, यदि कोई बालक दौड़ रहा है तो दौड़ते 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 एक ऐसी सीमा कि अब वो दौड़ नहीं सकता, अब कुछ भी कर लीजिए अब वहीं बैठ जाएगा। उसी तरह कोई बालक यदि पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ते 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 एक सीमा ऐसा आएगा कि अब उससे अधिक वो नहीं सीख सकता, और जहां वो नहीं सीख सकता वही अधिगम का पठार कहलाता है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए इसमें से, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ से सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है उसे उदनोत्तर वक्र कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से एक जैसे नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। दिए गए आंकड़े जो है कि माध्यमिका 40 होगी, क्योंकि आप देखेंगे 3 पॉइंट इधर है 3 पॉइंट इधर है, माध्यमिका मतलब बीच में, यानी इसकी 40 होगी। रुचि का सीधा संबंध अवधान से या अटेंशन से है। मनोविज्ञान की कुछ शब्दावली का अर्थ दूसरा होता है, याद रखिएगा। यहाँ अवधान मतलब ध्यान से मतलब है, याद रखिएगा। अवधान मतलब रुकावट नहीं, अवधान मतलब ध्यान या अटेंशन। सीखे हुए ज्ञान या कौशल का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में उत्तेजना प्रथम सोपान होता है।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उद्दीपन की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की वह दशा है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए शिक्षक को सरल से जटिल शिक्षण, व्यापक अनुभव अवसर और प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, कहानी सुनना और रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्या सही होगा। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जहां नहीं हो एग्जामिनेशन हॉल में पेंसिल से या पेन से उसे गोला कर दीजिए, वहां अपना दिमाग उल्टा चलाइएगा, सीधा चलाइएगा तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास कब होगा, जब प्राणी के अंदर वंशानुगत हो और पर्यावरण की वैसी अंतरक्रिया हो, तभी जो क्या उसका विकास होता है। जैसे आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग को जो है शारीरिक बनावट धीरे धीरे चेंज हो जाती है। वही मैदानी क्षेत्र वाले में रहने वालों की शारीरिक बनावट चेंज हो जाती है। वही दक्षिण भारत में रहने वालों की शारीरिक बनावट आप देखेंगे रंग रूप अंतर हो जाता है। यानी पर्यावरण का सीधे और व्यक्ति के जो अनुवांशिक गुण होते हैं दोनों के मिलन से विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिएगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, गलत है। जन्मजात विशेषताओं का शोधन वंशानुक्रम नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसको भी पढ़ लीजिए। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम है, ये सही है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट देखिएगा सहचर के नियम है। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी तो सहचर के नियम के अंतर्गत याद रखिएगा सभी आ जाएंगे। यानी समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, आंसर हो जाएगा इसमें से डी। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरण, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन तो वह शक्ति है जिससे बालक कोई कार्य करने की गति को बढ़ा सकता है। समायोजन एडजस्टमेंट, तो किशोरावस्था के बालकों के अंदर जल्दी समायोजन एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था या उत्तर किशोरावस्था में समायोजन करना वो सीख लेते हैं। सीखना और चिंतन, चिंतन तो होगा नहीं, ये तीनों को हम लोग खारिज कर चुके हैं। यानी तीसरे का जितने लोग का भी सी आंसर आ रहा होगा एकदम सही है। आप अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने आप से प्रेम करने, अपने आप को ऊपर रखे, सिर्फ अपना लाभ सोचे, उसे क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म प्रवृत्ति, जो है हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति। तो आंसर हो जाएगा सी टेट में भी बार बार ये पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति, सी आंसर सही है। हिप्नोटिज्म क्या होता है, किसी को जो है देखकर अपने तरफ आकर्षित कर लेना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, क्या भरना है, का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यानी क्या रखा जाए, क्षेत्र का कार्य, मौसम का कार्य, वातावरण का कार्य, जलवायु का कार्य, और पांचवे का जितने लोग का भी सी आ रहा होगा वातावरण यहाँ बेस्ट होगा, क्योंकि वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। और ये जितने लोग अभी तक यूपी टेट 2026 टेट नहीं लिए हैं, ले सकते हैं। आप मेरे साथ टेट की तैयारी करेंगे, जूनियर पूरा आपको जो है जूनियर प्राइमरी सीटीपी पढ़ाना है, मुझे 2011 से पढ़ा रहे हैं। आपकी पूरी जीएस की क्लास में लेता आ रहा हूँ, आप अन्य चैनल पे भी देखते होंगे मुझे। उसके बाद आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा और हिंदी पढ़ाऊंगा। बाकी विषय के जो है टीचर की क्लास रिकॉर्डिंग आपको
में अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए 2200 रेट है, लेकिन 1100 रुपये में अभी दिया जा रहा है। एग्जाम तो वेल्टी है, पर डे इसमें टेस्ट होता है। इसको लेने के लिए आप QR कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे तो आपको फायदे होंगे ही, लेकिन आप एप्लीकेशन खरीदेंगे तो इसमें पूछताछ क्लास रटना जरूरी है, थियरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास, साप्ताहिक सबका PDF प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ये सुविधा मिलेगी। और उसके बाद हमारा टेस्ट क्यों लें आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे आप यूपी टेट 2026 के लिए फोन करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, या कंप्लीट कोर्स जो है लिखेंगे तो आपको इसका लिंक टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ये पुस्तक मेरे द्वारा निकाला गया है पुस्तक लेने के लिए। और इस पे पर डे फ्री में टेस्ट होता है यूपी टेट का, याद रखिएगा। पर डे टेस्ट होता है 10 क्वेश्चन का कि 15 क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा पर डे जो है 10 क्वेश्चन का लगभग इसमें टेस्ट होता है। आपको ये इसमें जुड़ना चाहिए इस टेलीग्राम में, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक मांगकर, और इसको जो है फॉलो कर लीजिएगा, यानी आप जुड़ जाएंगे हमारी टीम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें प्रश्न का उत्तर देखा जाए कितने लोग का क्या सही होता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, मान को कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाण का मान और सहसंबंधी प्रतिनिधित्व का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। इसमें क्या होगा, पूरे आवृत्ति वितरण की प्रतिनिधित्व करने वाले पूछ रहा है। पूरे मतलब क्या, केंद्रवर्ती प्रमाण के मान। इसमें ये आंसर इसमें 6वें का भी सही है। आइए 7वां देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य करने के समय आनंद अनुभव करते हैं। यानी कह रहा है कि विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे, थोड़ा इसको समझिएगा। यहां को आप दो बात मैं बताना चाहूंगा कि एक तो अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं, मोटिवेटेड जो बच्चे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आंतरिक होते हैं, एक बाह्य होते हैं। बाह्य क्या होगा, बाह्य किसी के डर से, किसी के प्रभाव में, किसी के कहने पे, किसी के डांटने पे, किसी से बोलने पर वो कार्य करेंगे या पढ़ेंगे। लेकिन जो आंतरिक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब उनसे कोई कहेगा नहीं कि आप पढ़िए लिखिए, आपको सुबह शाम पढ़ना चाहिए, आपको अच्छे काम करना चाहिए। वो हर काम के लिए अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ करते हैं। इसी को आंतरिक अभिप्रेरित का बच्चे कहा जाता है। तो कह रहा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, नहीं, इसको जो है बिल्कुल हम नहीं मान सकते हैं। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप पे विश्वास करते हैं, इसलिए इस कार्य को कर सकते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। विकास ऐसे कभी नहीं जाता, विकास की गति हमेशा अप डाउन ऐसे होती है, म्यूचुअल मार्केट की तरफ, आप जानते होंगे SIP की तरफ। उसके बाद वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, नहीं। बी आंसर जितने लोग का भी आ रहा है बिल्कुल इसमें से सही है। 8वां देखते हैं, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत जो है यानी शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, प्लूटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, रूसो के द्वारा, रॉस के द्वारा। आंसर होगा रूसो के द्वारा। रूसो प्रकृतिवादी थे, याद रखिएगा, प्रकृतिवाद को मानते थे। नेक्स्ट देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। वैदिक काल में एक गुरु थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य, एक शिष्य थे जिनका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा मांगा और जो है वही उसके बाद उनके जीवन की कहानी एकलव्य की खत्म हो गई। तीर धनुष ठीक से नहीं चला पाए। यानी यहाँ क्या थे, यहाँ शिक्षक थे, यहाँ शिक्षक थे, यहाँ क्या थे, छात्र थे। यहाँ विशेषता किसकी है, शिक्षक की। लेकिन जॉन डीवी ने क्या किया कि यहाँ पे एक और चीज ला दिया जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम। क्या ला दिया, पाठ्यक्रम। इसको त्रिआयामी कहा जाता है, यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नियंत्रित करने वाला पाठ्यक्रम यानी सरकार, ठीक है। स्वतंत्र चर, ठीक है, शिक्षक। आश्रित चर जो है कौन है,
जो है बालक, और तीनों का मुख्य बिंदु बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। क्या आंसर इसमें से होगा? बालक को केंद्र करना है, आंसर इसमें से ए होगा। किसने दिया था इसको? तो जॉन डीवी ने दिया था, याद रखिएगा। और जॉन डीवी के शिष्य का नाम क्या है? तो जॉन डीवी के शिष्य का नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। समान से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमन में है, निगमन में है, ये दोनों में है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है समान से विशेष की ओर, समान से विशेष की ओर, यानी जैसे पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक तरीका क्या है? आपको परिभाषा लिखवाया जाएगा और उसका उदाहरण लिखवाया जाएगा, ये पारंपरिक तरीका है, यानी समान से विशेष। लेकिन अगर मैं यही बात कह दूं कि विशेष से सामान्य, कह दूं विशेष से सामान्य, या आपसे मैं एक बात इसको एक दूसरे लाइन में कह दूं कि समान बातों से जब विशिष्ट बातों को निकाला जाए, या विशिष्ट बातों से जब समान बातों को निकाला जाए। अगर आपको हम ऐसे न पढ़ाएं, परिभाषा दे दें और आपको उदाहरण दे दें, एक तरीका ये हो गया पारंपरिक रूढ़िवादी प्रक्रिया। दूसरा हो गया कि आपको हम उदाहरण ही समझा दें। हमने कहा आप समझ गए? तो आपने कहा हाँ सर मैं समझ गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब समझ गए तो परिभाषा बता दीजिए। तो आप परिभाषा बता देंगे अगर आप समझे हो तो। यही आगमन वाला प्रक्रिया होता है, और यही जो है समान से विशेष वाला, यानी परिभाषा दे के तब उदाहरण बताना निगमन होता है। तो इसमें आंसर समान से विशेष यानी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा क्या होगा? निगमन होगा। और नई विशेष से समान तो क्या होगा? आगमन होगा। आगमन विधि जनक कौन है? अरस्तु है, याद रखिएगा। अरस्तु किसके गुरु हैं? तो अरस्तु किसके? सिकंदर के गुरु हैं। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जो है पिता हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं, याद रखिएगा। और स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कथन है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कि दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता का अभाव, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। अब 11 का आंसर देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। इसमें अवस्था जो दूसरों पर निर्भरता होता है वो शैशवावस्था होता है, ये नहीं होगा। धार्मिकता तो सिर्फ किशोरावस्था में आता है, जब बोर्ड की परीक्षा देते हैं बच्चे, तो जब वो हार जाते हैं तो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर लूं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होता है, निर्भरता भी शैशवावस्था में होता है, यानी बाल्यावस्था सामूहिकता का अभावना होता है। यानी माँ कहती है कि तुम ये काम नहीं कर रहे हो, देखो सामने वाला वो काम कर रहा है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम डेली दूध नहीं पी रहे हो, सामने वाला सारा काम कर रहा है, तो क्या होगा? सामूहिक देखकर बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं। इसमें लंबा डिस्कशन कर सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा किशोरावस्था के भी गुण कुछ आएंगे, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार आपका बी सही होगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता की किस प्रकार प्रकट होती है? एक तो संवेग क्या होता है बताइए? संवेग मतलब उत्तेजना। हम आप सब के अंदर उत्तेजना है, कम या अधिक, उसी उत्तेजना के अनुसार अपना अपना काम दिन भर हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग को अपने कार्य के प्रति उत्तेजना न हो, हम लोग को अपने कार्य के प्रति संवेग न हो, तो हम लोग काम ही नहीं करेंगे। जैसे कोई पागल व्यक्ति को कोई कार्य करने का कोई जो है संवेग उत्तेजना नहीं होता है, आराम से जहां जाना चलता रहता है, जहां जो चाहे वो बोलता रहता है, उसका कोई संवेग उत्तेजना नहीं है। खाना मिला खा लिया, नहीं मिला तब भी चल दिया। समझ में आ रहा है? तो यानी किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध की तरह होता है किशोरावस्था में? नहीं। व्यवसाय की समस्या छोड़ दीजिए, नहीं। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये भी अकेले नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर इसमें उपरोक्त सभी दिया है तो किशोरावस्था में उत्तेजना की तीव्रता किस प्रकार होता है? प्रतिकूल, हाँ बिल्कुल। पारिवारिक जो संबंध होता है उनके विरोध होते हैं, यानी स्टैनले हॉल ने कहा किशोरावस्था विरोधाभास का, तूफान का काल है, यानी पारिवारिक प्रतिकूल होते हैं। व्यवसाय की समस्या, देखते हैं कि सामने वाले अंकल जी व्यवसाय से खूब पैसा कमा रहे हैं, वो सोचेंगे जल्दी से हम भी पैसा कमाएं, कोई व्यवसाय कर लें। उसके बाद नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उनके में क्या होता है? नई परिस्थितियों के साथ उनको नई नई चीजें पसंद है, नए नए दोस्त पसंद हैं, तो उनके से तो समायोजन कर लेंगे। लेकिन एक ही स्थिति में अगर कहिए कि लंबे समय तक समायोजन कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर उपरोक्त सभी यानी डी सही होगा। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में आते हैं? देखिए भाई, ये वाला प्रश्न तो आपको रटना होगा,
अगर नहीं रटेंगे, कुछ चीज़ों 40 से 45% रटना होगा, इसीलिए हम रटना जरूरी है कि क्लास चलाते हैं। पूछताछ की भी क्लास चलाते हैं जिसमें आपको सिर्फ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रटना होगा। मूर्ख व्यक्ति 140 से ऊपर नहीं कहलाएगा, मंद बुद्धि नहीं कहलाएगा, समान बुद्धि नहीं कहलाएगा, प्रतिभाशाली कह सकते हैं, गिफ्टेड कह सकते हैं। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस और स्किनर। सृजनशीलता के विषय में याद रखिएगा, हमेशा क्रो एंड क्रो का कथन आता है, यानी इसमें से आंसर इसमें से ए सही है। प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थार्नडाइक हैं, मैकडूगल हैं, कोहलर हैं, पावलो हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। तो प्रयास और भूल थार्नडाइक ने दिया था। अभ्यास का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। तत्परता या तैयार का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने ही कहा था कि अभ्यास करने से, इस तरह अभ्यास करने से पूर्णता आती है। और सुकरात ने कहा था, क्या कहा था कि बच्चों को अगर किसी तरीके से आता है तो इस प्रश्नावली विधि के माध्यम से आता है। मैकडूगल ने बताया कि मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 होती है जो सब में समान होती है। कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। पावलो ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक पावलो को कहा जाता है और नए मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स को कहा जाता है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं वाले को गोला कर दीजिए, दिमाग को उल्टा कर दीजिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आपको सीखने का पठार हम बता दिए थे कि सीखते सीखते एक ऐसी सीमा आती है कि व्यक्ति अब उसके आगे सीखना नहीं चाहता है। जैसे सीटेट के प्रश्न 4 लाइन 3 लाइन के होते हैं। पढ़ते पढ़ते जब दूसरे से तीसरे लाइन में आते हैं तो पहले दूसरे लाइन में क्या पढ़े थे भूल जाते हैं, यानी ये उसकी सीमा या समाप्त हो जाती है। वही लिख पढ़ने की जो है पठार, या अगर आप सीख रहे हैं तो सीखने का पठार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न आता है। सीखने वाले प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ भी करेंगे तो थका हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। उसे दंडित करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। ये अच्छा सॉरी, देखिए दिमाग उल्टा हमारा ही हो गया, इसीलिए कह रहे थे नहीं वाले गोला कर दीजिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो कभी दंडित नहीं करना चाहिए। पहला आंसर इसे लगा दीजिए। का शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी बालक बालिका को पढ़ाते समय सरकारी स्कूलों में 10 सेकंड से ज्यादा उसको छूना नहीं है, 10 सेकंड से ज़्यादा उससे घूरना नहीं है। याद रखिएगा, उसे मारना नहीं है, दंड नहीं देना है। जो कुछ भी करना है साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से करना है। इसीलिए सरकार आपसे सीडीपी सिखवा रही है, हमसे पढ़वा रही है, ताकि आप सीडीपी सीख के विद्यालय में जाएं और बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहा जाता है उत्तर वक्र। या कह रहा है कि अगर एक वक्र है जिसमें सीखने की गति क्या होता है, तीव्र हो जाता है, फिर बाद में मंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व, या कॉम्बिनेशन कर्व लाइन, या इट इज नॉट ए कर्व लाइन। ये तो निश्चित इसमें से एक, जब सीखने का पठार जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी के साथ ये पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ऐसे आप देखेंगे ऐसे करके, तो अगर ऐसे करके तो ये ऐसे किस में होता है? कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है। और कॉनकेव में क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो आंसर ये वाला होगा, यानी पहला आंसर इसमें से सही होगा। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? भाई देखिए, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, अगर 20 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं अगर, तो 30 बच्चे एक समान नहीं होंगे। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है, कोई तुरंत देता है, कोई बाद में देता है, कोई कहता नहीं समझ में आया। जो सब 30 बच्चों के अंदर जो भिन्नता है, इसी को व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, अगर एक बालक फेल हो जाता है तो उसकी कमी है, लेकिन क्लास में सभी के सभी बालक फेल हो जाते हैं तो अध्यापक की कमी है। याद रखिएगा, ये प्रश्न यूपी टेट में कई बार नागिन की तरह रूप बदल बदल के पूछा हुआ है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता नहीं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यही परिभाषा मिल गया। लेकिन तीसरा ही पढ़ लिया जाए, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान एक जैसे, केवल 2 व्यक्ति और लोग कहाँ जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, तो सफा नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी आंसर इसमें से सही है।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अच्छा देखिए, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2011 से हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज 2011 से पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को 2026 हो गया। चूंकि मैं पेशेवर टीचर हूं, तो जो वैकेंसी आता है पढ़ाने लगता हूं। तो मनोविज्ञान बहुत मन से मैं पढ़ाता हूं। 2 बार मैंने पीजी किया है और नेट जेआरएफ डॉक्टरेट सब कुछ डिग्री मेरे पास है। डिग्री की धौस से नहीं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छा पढ़ा के मैं अपने आप को परिचय आपसे दूं। तो सीडीपी भी जब टेट आएगा तो पढ़ाएंगे। जीएस पढ़ाने में लगता हूं बीच में, भाई मुझे सालों साल कुछ ना कुछ पढ़ाना है, दाल रोटी चलाने के लिए जीएस पढ़ाने लगता हूं। कभी कभी क्लासों में हिंदी भी पढ़ाता हूं और जीएस के साथ आप जानते होंगे पर्यावरण भी पढ़ा लेता हूं। लेकिन ये भी मेरा आपसे वादा है कि जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि सर इसी में अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सर आपको लगेगा कि सर इसी के टीचर हैं, इसके बात नहीं है। जो मेरे बस में है, 4 विषय मेरे बस में है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, निश्चित ही 100 से ऊपर नंबर पार करा दूंगा इसी में ही। बाकी जो फ्री कास्ट के रूप में मैं क्लासेस कुछ दे रखा हूं, उसको देख लीजिएगा। और जो है टेस्ट, आज से टेस्ट होगा, टेस्ट पर डे आपको देना होगा, याद रखिएगा। और बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। आप कैसे कर पाएंगे? कुसमायोजन को निराकरण करना। देखिए, फिर ये जब ये पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही इसको लगाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये हटा दीजिए, इसको 3 बचा। मानसिक स्वास्थ्य, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर आप देख रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो उदास रह रहा है, या देख रहे हैं वो अकेले में रहना चाह रहा है, तो क्या करिएगा? वो समझ जाइए वो बालक जो है मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ हो रहा है और जो है मानसिक बीमारी की ओर जा रहा है, आगे चल के आत्महत्या भी कर सकता है। और यह जो है कहा जाता है कि जो आप पढ़ेंगे आगे, पर्सनालिटी पढ़ाई जाएगी, जो वह और आंतरिक पर्सनालिटी होती है। जो आंतरिक पर्सनालिटी वाले होते हैं वो आगे चल के ऐसा कुछ गलत करते हैं। कभी जीवन में किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर एक फूल नहीं मिला तो आगे दूसरा फूल मिलेगा, दूसरा नहीं मिला तो ऐसे मेहनत करते रहिएगा तो आगे फूलों का पेड़ मिल जाएगा। जीवन से कभी उदास नहीं होना चाहिए। जीवन संघर्ष का नाम ही है, दूसरा नाम है। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा कौन? अध्यापक। हाँ, आप करेंगे। कुछ समायोजन का निराकरण करेंगे। अगर उसका समायोजन ठीक नहीं है तो उसका जो आप निराकरण करेंगे, समझाएंगे, वो समझ जाएगा। यानी ए और बी आंसर इसमें से क्या होगा? सी सही है। निम्नांकित 7 छात्रों का अंक इस प्रकार है: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यमिका क्या होगी? माध्यमिका मतलब बीच का। जैसे माध्यमिका ये उंगली हो गई, बीच की, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, ऐसे समझिएगा। तो बीच का होगा, तो बीच का इसमें से क्या होगा आप देखेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने के लिए, याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है कि आप जोड़ देंगे, जोड़ के इसको निकाल देंगे। मैथ वाले सर आपको ठीक से बताए भी होंगे। तो जोड़ के जो है इसमें से आप देखेंगे, इसको या तो क्रम में कर लीजिए। क्रम में करेंगे तो कैसे? 36 कर लीजिए, नहीं 23 कर लीजिए पहले। 23, 36 के बाद 38 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 51। ऐसे हुआ आप तो ये कह रहा है इसमें से माध्यमिका इसमें से क्या होगा, ठीक है, मीडियन इसमें से क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, चूंकि मैथ का स्टूडेंट मैं नहीं हूं, ठीक है, तो वैसे इसमें से आंसर 40 आंसर इसमें से आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा? वैसे 40 इसमें से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेकिन इसमें से इधर ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे, तो ये बीच वाला जो है केंद्रीय माप होता है। लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा इस चीज को, आप चूंकि मैथ नहीं हूं, इसमें से जो है 40 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से है, अवधान से है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। रुचि कब आएगी? इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, क्योंकि थियोरी वाले सेक्शन में ज्यादा हम लोग को कवर करते हैं। तो देखिए आ जाए इसमें से। देखिए, अगर आपसे कहा जाए, बुरा ना मानिएगा, नौकरी से बाहर या नौकरी नहीं, 2 बातें। नौकरी नहीं भाई, कब नौकरी नहीं? तो टेट नहीं, तो नौकरी से बाहर या नौकरी नहीं। अब आपको क्या होगा? अब आपको तनाव होगा। ध्यान दीजिएगा, तनाव होगा तो क्या करेंगे? तनाव होगा तो आपको ध्यान जाएगा। ध्यान किस पे जाएगा? ध्यान उस पे जाएगा जिस पे तनाव हो रहा है। तनाव किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। जब ध्यान जाएगा तो ये कह रहा है कि रुचि का संबंध किससे है, यानी रुचि आपकी क्यों लग रही है? क्योंकि आपसे बहुत कुछ खोने जा रहा है, आपकी नौकरी से बाहर हो रहे हैं, आप नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या होंगे? रुचि का संबंध किससे है?
अवधान से है कि योग्यता से है? यहाँ योग्यता से कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा अवधान यानी ध्यान। अवधान मतलब क्या? ध्यान। अब यहाँ ध्यान लगाएंगे। ऐसे फार्मूला को जब हल करेंगे तो मनोविज्ञान का कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। सीखे हुए का ज्ञान, कौशल या विषय का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा मतलब फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होगा। चिंता क्या? बहुत आसान प्रश्न, याद रखिएगा इस चीज को। यानी जो सीखे हुए हैं, अगर हम बीएड किए नहीं होते, आप बीएड किए नहीं होते, अगर मैं नेट जेआरएफ नहीं होता, अगर मैं हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ाता, शिक्षण नहीं पढ़ाता, यानी अगर हम कोई कुछ कहीं पहले का सीखे नहीं होते, पीएचडी नहीं किए होते, मान लीजिए नेट जेआरएफ नहीं होते, अन्य डिग्रियां मेरे पास नहीं होती, या हम अगर मनोविज्ञान से पीजी नहीं किए होते, ध्यान दीजिएगा, तो मनोविज्ञान से अगर आर्ट्स नहीं पढ़े होते, तो जो सीखे हुए हैं वही तो स्थानांतरित कर रहे हैं, आपको स्थानांतरण करके सिखा रहे हैं। यानी सीखे हुए ज्ञान, कौशल, विषय का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग को क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। याद रखिएगा, आंसर इसमें से बी होगा। क्लास कैसा लग रहा होगा? प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर आपकी क्लास में ये कमी है, ये अच्छाई है, ताकि हम उसको सुधार करें, इससे भी अच्छा क्लास लाने का प्रयास करें। और एक चीज और मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, ऑपरेटर से कहता हूँ जोड़ दिया करो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर। आप नहीं जोड़ते हैं तो प्लीज आप सब इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर अपने ग्रुप में, कम से कम जो है 2 ग्रुप में शेयर कर लीजिए। आप और हम 2 लोग हैं तो 2 ग्रुप में कम से कम शेयर कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बाकी आगे आपकी मर्जी जो भी हो। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। अक्सर मैं क्लास में कहता हूं, जो मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, कि जब तक मनोविज्ञान की क्लास में प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो सही ऑप्शन का ठीक से चुनाव नहीं हो सकता। अब यहाँ अनुबंधन फंस गया। अनुबंधन क्या है भाई? अगर छोटे बच्चों को, शैशवावस्था के बच्चों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है क। ये क्या है? क। और फिर क्या कहता है? ये क। ये क्या है? कमल। क्या है? कमल। देखो भाई, ये कमल है और ये क लिखा है, यानी ये जो लिखा है, जो आप बोल रहे हैं वही इस चित्र के साथ उसको जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? अनुबंधन। ये कब आएगा? कि जब तक आपके अंदर संवेग न हो, उत्तेजना न हो, बच्चों को सिखाने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट न हो, तब तक ये नहीं आ सकता। इसलिए अनुबंध की प्रक्रिया के प्रथम सोपान में क्या होगा? उत्तेजना होगा। आंसर ए इसमें से सही है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो स्मृति जो सीखी हुई वस्तु है उसका सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? जैसे कुछ चीजें हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सीधे कहते हैं कि ये छप के आ रहा है। 2011-12 में जब ये बात बोलते थे तो डरते थे, कहीं 9 आया तो बेइज्जती हो गया तब। लेकिन बार बार पेपर पढ़ाते पढ़ाते, पेपर देखते देखते जब हम लोग समझ गए प्रश्न ऐसे आता है तो सीधे बोलते हैं ये पढ़ लो, ये रट लेना, ये रट लेना। 100 बताएंगे 30 उसमें से आ जाता है। ये अनुभव है। यानी कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो मैकडुअल ने तो मूल प्रवृत्ति पे दिया था, छोड़ दीजिए, ठीक है। वुडवर्थ ने कहा था इसको। रास और ड्रेवर का संबंध जो है ये भी संवेग के दूसरी तरफ से है, लेकिन जो है वुडवर्थ आंसर इसमें से सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? मैंने कहा जहां नहीं है गोला कर दीजिए, दिमाग को उल्टा कर दीजिएगा, प्रश्न सही आ जाएगा। कौन सी दिशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, उपयुक्त ए, उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों। क्या आंसर होगा इसमें से? देखिएगा कि कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, यानी कि ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, उपयुक्त ए और उपयुक्त ए और बी दोनों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो बहुत लोग लगाएंगे उपयुक्त ए और बी दोनों, नहीं। इसमें से आंसर याद रखिएगा, आंसर होगा ए। तो आंसर ए भी तो लगा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो ए मत लगाइएगा, क्योंकि ए से भी बड़ा लिखा हुआ है उपयुक्त ए, यानी ए, ये सी वाला लगाइएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न है तो नेक्स्ट आइए, इसमें से संवेग की उत्पत्ति होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्तियों के निर्माण से। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है?
तो आप जब मैकडूगल ने कहा कि किसी धर्म का बालक हो, किसी जाति का बालक हो, जब वो जन्म लेता है नवजात शिशु तो रोने लगता है, पानी को हम कहता है, मम्मा मम्मा पहले कहना शुरू करता है, ठीक है, तो पापा नहीं करता है। तो ये यानी जब उससे कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा तो रोने लगेगा, जब उसे कोई चीज या रंग या झुंझुना अच्छा लगेगा तो मुस्कुराने लगेगा, हाथ पैर हिलाने लगेगा। इसीलिए आप देखे होंगे जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में उनके जो है 14 गुण मैच करते हैं, ठीक है। तो मैकडूगल क्या कर रहा है, उसी को जो है संवेग कहा जाता है। संवेग की उत्पत्ति किसी होती है, मूल प्रवृत्ति से होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थियरी की क्लास मेरी जरूर पढ़ा करिएगा। थियरी क्लास आप ले लेंगे तो आपको पूरा मनोविज्ञान में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं अदर एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण मतलब क्या, मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोटिवेशन कब होगा आपको? हम कहे पढ़ो, कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन होगा नहीं। हम कहे भाई जल्दी पढ़ो, मोटिवेशन, जल्दी पढ़ो, टेट पास करो। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 20,000 वैकेंसी देंगे जिसमें अनुदेशक को और 11,000 प्राइमरी शिक्षक की भर्ती देंगे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था। मेरी आदत है मैं पर डे पेपर पढ़ता हूं, सुबह पहला काम करता हूं, अपडेट रहता हूं। तो आपको क्या मालूम चला कि मुख्यमंत्री ने कहा लगभग 10,000 या 11,000 लगभग प्राइमरी में भर्ती आ रही है। तो क्या कर, भर्ती के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए क्या चाहिए? तो भाई बीटीसी, बीएड चाहिए, मेरे पास है। और क्या चाहिए? टेट। टेट नहीं है, अब टेट नहीं है। टेट के बाद क्या चाहिए? सुपर टेट चाहिए। तो अब क्या करना है? टेट पास करना है। यानी आपको क्या है कि आप देखेंगे अभिप्रेरण के लिए, यानी मोटिवेशन कब आया कि जब आपको आवश्यकता लगा, किसकी? नौकरी की। तो यानी इसमें से आवश्यकता जब आएगा तभी आपके अंदर अभिप्रेरणा आ सकती है। हम कह टेट का परीक्षा नहीं है, जुलाई में टेट का पेपर नहीं है, तो आओ पढ़ो। कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हम जैसे टीचर, जो एग्जाम आता है उसके टीचर ठीक से पढ़ाते पढ़ाते टीचर वो बन जाते हैं। कारण क्या है कि कुछ न कुछ पढ़ाना है और हम लोग पढ़ाना ही रहता है। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को, बहुत अच्छा प्रश्न है 28 का, क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को कि शिक्षण विधि से जटिल की ओर होना चाहिए। ये उन्होंने बना रखा है जैसा उन्होंने दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद शिक्षक को, यहां भी को है तो ये को हटा दीजिए, ठीक है, ये तब जाके समझ में आ जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, सही है। उपरोक्त सभी क्रियाएं, यानी आंसर इसमें से डी सही होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? एक बात कहूंगा तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन यह सत्य है। सत्य यह है कि ऐसे कथन या कथन किसी को नहीं आता है, और कथन कितना आप रटेंगे मुझे भी नहीं याद है, मैं सच बता रहा हूं, किसी टीचर को नहीं याद रहता है। हाँ, लेकिन कथन से संबंधित जो बातें लिखी हैं उस चैप्टर में जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है उसे यदि आप जोड़ देंगे तो आपका कथन सही हो जाएगा। वैसे मैं कुछ कथन दूंगा आप लोग को, 15-20 कथन जो आपको रटना है वो रट लीजिएगा। बाकी कथन कितना रटिएगा, कितना पूछेगा, वो नहीं कोई कर पाएगा। तो मानसिक चिंतन की क्रिया ज्ञानात्मक पहलू है। वारेन, वैलेंटाइन, स्किनर और रास याद रखिएगा। इसका एक तरीका भी होता है, हम बताएंगे। चारों में से जो होते हैं इससे संबंधित फेमस या अपना परिभाषा दिए रहते हैं। आप देखिए स्किनर ने जो है अधिगम से समय दिए रहते हैं। अधिगम की ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। चिंतन की बात किया है, चिंतन रास किए रहते हैं, आंसर इसमें से बी होगा। कल्पना के लिए क्या करना चाहिए? भाई ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, सही है। कहानी सुनना चाहिए, सही है। ज्ञान रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, सही है। उपरोक्त सभी क्रियाओं करनी चाहिए, आंसर इसमें से 30वें का डी आंसर सही है। उपरोक्त प्रक्रियाओं की क्रिया जो है करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ जो है आप वीडियो कैसा लगा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जिनको भी यूपी टेट का बैच मेरे साथ पढ़ना है पढ़िए, पैसे रुपए आएंगे, समय नहीं जाएगा, एक समय नहीं मिलेगा, एक अच्छा टीचर आपको नहीं मिलेगा। और जूनियर प्राइमरी यूपी टेट 26 टारगेट है, दोनों का 1100 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा रहा है। और
जो है एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। निश्चित ही आप मेरे साथ तैयारी करेंगे तो याद रखिएगा पूरी छोटी एक करके आपको निकलवा देंगे, टेट निकल जाएगा। और जो है यूट्यूब पे ये फायदे मिलेंगे आपको, कोर्स खरीदेंगे सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। कोर्स 1100 रेट है, हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहिए देख लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे मुझसे बात करिए, या कंप्लीट कोर्सेज पे आप लिख सकते हैं। और जो है ये बुक हमारे द्वारा निकाला गया है। और जो लोग टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं यूपी टेट का, इसमें ज्वाइन कर लीजिए भाई। टेलीग्राम में फ्री टेस्ट होता है पर डे, सुबह सुबह टेस्ट इसमें छोड़े जाते हैं और इसको ज्वाइन करना है, इसको फॉलो करना है ताकि सभी सूचनाएं और वीडियो की लिंक आपको मिलती रहें। इसके साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।